Assalamu alaikum. I am Dr. Hamad Ayaz, and I am the one of the founder mentor of this FCPS Part 1 online program. तो आज जो बेसिक मकसद है इस वेबिनार को करने का वो ये है कि आपको बेसिक नो हाउ हो जाए कि FCPS Part 1 में टॉपिक्स कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक्स हाई यील्ड हैं, एग्जाम में कितनी डेप्थ में टॉपिक से पूछा जाता है, और इसके साथ साथ ये कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पार्ट 1 एग्जाम जिस तरह पहले से होता था कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते थे और कंसेप्चुअल चीजें कम और रटा बेस्ड चीजें ज्यादा पूछी जाती थी, तो अब ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं है। अब साथ साथ ये कि आपसे रटा पूछा जाए, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। सो आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ रट्टा भी आना चाहिए और रट्टे के साथ कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ठीक हो गया? तो अब हम शुरू करेंगे एनीमिया से। तो एनीमियाज का मतलब है डिक्रीज्ड नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज और डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एनीमियाज की क्लासिफिकेशन क्या है, एनीमियाज को कैसे आप क्लासिफाई करेंगे। एनीमियाज में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपके 3 टाइप्स के बेसिक एनीमियाज हैं, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक। अब जो आपके पास है आपके माइक्रोसिटिक, दे आर कॉल्ड माइक्रोसिटिक क्योंकि देयर एमसीवी इज लेस देन 80 फेम्टोलीटर। ठीक है। नॉर्मोसिटिक में एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना होता है, 80 टू 100 फेम्टोलीटर, और मैक्रोसिटिक में इट इज ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर। नेक्स्ट थिंग, माइक्रोसिटिक में आपके पास कौन कौन से कॉमन एनीमियाज हैं। द मोस्ट कॉमन माइक्रोसिटिक एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अर्ली एज में प्रेजेंट करता है देन इट इज नॉर्मोसिटिक। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेट एज में प्रेजेंट करता है या लेट प्रेजेंटेशन जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, दैट इज माइक्रोसिटिक एनीमिया। नेक्स्ट, एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। और इसके अलावा लेड पॉइजनिंग और थैलेसीमिया। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में आपके पास क्या क्या चीजें आ गई। नंबर 1 पे आपके पास आ गया most common iron deficiency anemia, then anemia of chronic disease and thalassemia both, and rare is lead poisoning. फिर आपके पास आ जाते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमियाज। नॉर्मोसिटिक एनीमियाज में आपके पास हैं हीमोलिटिक एंड नॉन हीमोलिटिक। अब हीमोलिटिक एनीमियाज का मतलब ये है जिसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो रही है और इसमें रेटिक काउंट या रेटिकुलोसाइट काउंट वो ज्यादा होगा। नॉन हीमोलिटिक जो होगा उसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन नहीं हो रही है और उसमें रेटिक काउंट कम होगा। ठीक है। अब हीमोलिटिक में आगे आप देखें कि कौन सी टाइप्स है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसको हम अलग से एक टॉपिक के तौर पे करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक का मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर। अब मैक्रोसिटिक में आपके पास कौन से हैं, मेगैलोब्लास्टिक और नॉन मेगैलोब्लास्टिक। अब मेगैलोब्लास्टिक नॉन मेगैलोब्लास्टिक को हम वर्सेस करके करेंगे, मेगैलोब्लास्टिक वर्सेस नॉन मेगैलोब्लास्टिक, डिफरेंस क्या है दोनों में। और जो मेगैलोब्लास्टिक है उसमें आपके पास जो आ जाता है फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, और ऑटिक एसिडूरिया। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वर्सेस नॉन मेगैलोब्लास्टिक। सो एनीमिया का मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज एंड डिक्रीज है हीमोग्लोबिन। एनीमियाज की टाइप्स में आपके पास मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की वजह से डिवीजन हुई हुई है, माइक्रोसिटिक लेस देन 80 फेम्टोलीटर, नॉर्मोसिटिक 80 टू 100 फेम्टोलीटर एंड मैक्रोसिटिक ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर। माइक्रोसिटिक में आपके पास मोस्ट कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, रेयर इज लेड पॉइजनिंग।
नॉर्मोसिटिक में आपके पास आ गया हीमोलिटिक एंड नॉन हीमोलिटिक। हीमोलिटिक में आपके पास आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है और साथ रेटिक काउंट ज्यादा हो रहा है। नॉन हीमोलिटिक में आरबीसी की ब्रेकडाउन नहीं हो रही है और रेटिक काउंट जो है वो कम है। हीमोलिटिक फर्दर डिवाइड हो रहे हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, इसको हम अलग से करेंगे। देन मैक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक में आपके पास आ गया मेगालोब्लास्टिक वर्सेस नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक में आपका डीएनए डिफेक्ट है सिंथेसिस का, नॉन मेगालोब्लास्टिक में नहीं है, इसको अलग से डिस्कस करें। सबसे पहले आप आ जाएं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया है। ठीक है, अब इस पे जाने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। तो देखें, माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमने बताया था कि माइक्रोसिटिक एनीमियाज में MCV इज लेस देन 70 और 80। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन आपका बनता है हीम प्लस ग्लोबिन से, हीम प्लस ग्लोबिन से। अब ग्लोबिन चेन आपकी दो टाइप्स की होती हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, हीम आपका फर्दर बन रहा है आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से, प्रोटोपोरफायरिन से। ठीक है, देखें इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। आपका हीमोग्लोबिन बन रहा है हीम से और ग्लोबिन चेन से। हीम आपकी फर्दर बन रही है आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से। हीम बेसिकली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और ये इसके साथ आयरन जुड़ जाए तो ये हीम बना देते हैं। ग्लोबिन आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि चेन्स होती हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये दोनों मिलकर बना देते हैं हीमोग्लोबिन। अब अगर तो आयरन में मसला होगा, हीम नहीं बनेगी, हीम और ग्लोबिन मिलेंगे नहीं, HB कम हो जाएगा। प्रोटोपोरफायरिन में मसला है, नहीं बन रहा, हीम नहीं बनेगी, ग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अल्फा चेन में मसला है, ग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनेगा, हीम के साथ नहीं जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इसी तरह बीटा चेन में मसला है और ग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन रहा, वो भी हीम के साथ नहीं जुड़ेगा और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। सो बेसिकली यू नीड टू नो द बेसिक इनिशियल पैथोलॉजी जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, और माइक्रोसिटिक एनीमियाज आपके टोटली इस स्ट्रक्चर पर बेस करते हैं। डिस्कस करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में या तो आपके पास आयरन का इनटेक कम है, ठीक है, तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या तो आपके पास लॉस ऑफ आयरन ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, GI ब्लीड हो सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीड हैवी हो सकती है। ठीक है, या तो आपके पास आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जैसे कि प्रेगनेंसी, ठीक है, तब भी हो सकता है। लॉस में आप याद रखें, जो पार्ट 1 में बार बार MCQ आता है कि ओल्ड एज पर्सन विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इस बंदे को कोई GI मैलिग्नेंसी हो सकती है, कोलोन कार्सिनोमा हो सकता है, जिसकी वजह से इसका ब्लड लॉस हो रहा है, अकल्ट ब्लड लॉस भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इफ देयर इज अ सिनेरियो ओल्ड एज iron deficiency anemia, do consider colonic carcinoma or GI malignancy. If there is a scenario in which there is pregnancy, it means there is increased requirement of iron and there can be iron deficiency anemia. ठीक है, इसी तरह कुछ बच्चों में जो है इनटेक, जो मिल्क की इनटेक ज्यादा होती है, उस मिल्क में आयरन की कमी होती है, तो बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये तो आपकी हो गई कि इसकी कॉजेज क्या है।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपकी लैब्स कैसी होंगी? आपकी लैब्स में सबसे पहली चीज जो कम होगी ना, वो सीरम आयरन है। ठीक है, जब सीरम आयरन कम होगा तो सीरम आयरन जो है इसकी स्टोरेज फॉर्म जो है वो सीरम फेरेटिन है। एज अ रिजल्ट फेरेटिन भी कम हो जाएगा। ठीक है, और जब फेरेटिन कम हो जाएगा तो ट्रांसफरिन के साथ जो आयरन बाइंड होना होता है, आयरन जब कम है तो ट्रांसफरिन की आयरन को बाइंड करने की कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंड कैपेसिटी वो हो जाएगी ज्यादा। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपको लैब्स ऐसी मिल रही हैं, साथ थोड़ी बहुत हिस्ट्री मिल रही है, सो दिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अर्ली प्रेजेंटेशन में नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है और लेट प्रेजेंटेशन में आपका हो जाता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 1 में पूछा जाता है, दैट इज डाई, प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, डाई क्यों कहते हैं? डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड esophageal web. This is प्लमर विंसन सिंड्रोम। या तो एग्जाम में कहेगा एक बंदे को प्लमर विंसन सिंड्रोम है, उसको इसोफेजियल वेब है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और तीसरी चीज क्या होगी? डिस्फेजिया होगा। या वो कहेगा एक बंदे को डिस्फेजिया हो रहा है, उसको इसोफेजियल वेब बना हुआ है और आईडी है, व्हाट इज दिस? दिस इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। पार्ट 1 में ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है। पार्ट 1 में ये लैब्स के साथ क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है। पार्ट 1 में ये जीआई मैलिग्नेंसी वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो क्या रहा है। सो क्या हो रहा है? इनटेक कम हो रही है, लॉस ज्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया, ये हो रहा है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज है आपकी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। उसको देखते हैं यहीं पे इसी स्लाइड। सो व्हाट इज हैपनिंग इन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज, जैसी भी क्रॉनिक डिजीज हो, जैसे कि एसएलई, डायबिटीज, सीकेडी, सार्कोइडोसिस, टीबी, ठीक है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, लंबी चलने वाली डिजीजेस, लंबी चलने वाली डिजीजेस को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। अब ये जितनी भी डिजीजेस हैं, जनरल बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि बैक्टीरिया का जो नॉर्मल फंक्शन है ना बॉडी के साथ मसले करने का, वो ये है कि बैक्टीरिया आपका आयरन के साथ बाइंड करता है और अपने एंजाइम्स एक्टिव करता है और हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। तो बॉडी क्या करती है? हमारा जो लिवर है ना, वो एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट बनाता है जिसको कहते हैं हेप्साइडिन। ये हेप्साइडिन का काम होता है, ये जाके बाइंड कर लेता है आयरन को और इस कॉम्प्लेक्स को खा जाती है मैक्रोफेज। तो आपका फ्री आयरन हेप्साइडिन बाउंड हो जाता है और उसको खा जाती है मैक्रोफेज। सो दिस आयरन इज नॉट अवेलेबल टू बैक्टीरिया टू एक्टिवेट इट्स एंजाइम एंड डैमेज द बॉडी सेल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नॉर्मली बैक्टीरिया को आयरन चाहिए ताकि वो सेल्स के साथ बाइंड कर आयरन के साथ बाइंड करे, अपने एंजाइम एक्टिव करे और सेल्स को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब आपकी बॉडी को पता चलता है कि देयर इज एन क्रॉनिक अटैक ऑन द बॉडी, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, तो लिवर आपका हेप्साइडिन सिंथेसाइज करेगा, हेप्साइडिन आपका आयरन के साथ बाइंड करेगा, आयरन जो है वो आपका हेप्साइडिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इट विल बी engulfed by the macrophage and there will be no serum free iron to be used to be bound to protoporphyrin and make heme, and heme and globin cannot combine to form the hemoglobin. As a result, there is microcytic anemia, and this is known as anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease, this is very important.
ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि कौन सी डिजीजेज हैं, SLE, ठीक है, CKD, और क्रॉनिक कौन सी है, सार्कोइडोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस और शोगरेन सिंड्रोम। ये सारी डिजीजेज जो हैं आपकी, जितनी भी हैं क्रॉनिक डिजीजेज, लैब्स कैसी होंगी? सीरम आयरन कम हुआ होगा, आयरन डेफिशिएंसी में भी कम था। सीरम फेरेटिन को क्या होगा? सीरम फेरेटिन देखिए स्टोरेज फॉर्म है, तो इसमें तो ये आयरन स्टोर हुआ हुआ है मैक्रोफेजेस वगैरह में, सीरम फेरेटिन ज्यादा होगा, जबकि आयरन डेफिशिएंसी में क्या था, सीरम फेरेटिन कम था। अगली बात, आपके उसको टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या होगा? इसमें कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी है ना आयरन बॉडी के पास, तो वो सैचुरेटेड है ट्रांसफरेंस, एज अ रिजल्ट टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर देख रहे हैं आप एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के वर्सेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ कि टेक्स्ट क्या कहता है, ठीक है। So text is saying कि there is decrease in iron deficiency anemia में due to chronic bleeding, there can be GI loss, there can be menorrhagia, there can be malnutrition या decrease intake, there can be absorption disorders like celiac, there can be any GI surgery like gastrectomy, ठीक है, और increased demand like pregnancy as I told you. So there is decreased final step in heme synthesis. Heme synthesis नहीं हो रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। लैब्स में क्या होगा, आयरन कम हो जाएगा, सीरम आयरन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, सीरम फेरेटिन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, RDW। बेसिकली ये होता है कि जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो जब आप पेरिफेरल फिल्म कराते हैं तो हर साइज के आरबीसी नजर आ रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, इसको RDW बोलते हैं। और ये आयरन डेफिशिएंसी में इस तरह के सेल्स होते हैं, कुछ छोटे आरबीसी, कुछ बड़े आरबीसी, एज अ रिजल्ट RDW इंक्रीज, ठीक है। माइक्रोसाइटोसिस होती है, हाइपोक्रोमेशिया होता है, सेंट्रल पैरल होता है। सिम्टम्स, फटीग, कंजक्टाइवल पैलर, पाइका का मतलब होता है मट्टी खाना या कोई भी नॉन ईटेबल चीजें खाने का दिल करना, कंपल्सिव ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंसेस, देन देयर इज कोइलोनिकिया। प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेब एंड डिस्फेजिया, दिस इज डाई, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक हो गया। फिर अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी, अगली चीज हमने पढ़ी थी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में हमारे पास ये था कि बॉडी हमारी एक्यूट रिएक्टेंट बनाती है विच इज हेप्साइडिन, और हेप्साइडिन जो है वो हमारा बाइंड कर जाता है, और बाइंड कर जाता है आयरन के साथ, और वो मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ कर लेते, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज है हमारी अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में मैं बिल्कुल इसको मोटा मोटा करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। मोटा मोटा कैसे करना है, ये कि आपको ये पता हो कि इसमें क्रोमोसोमल डिलीशन हो रही है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर 16 है, इसका क्रोमोसोम नंबर 11 है बीटा का, ठीक हो गया। और इसमें 4 एलील्स होते हैं, ठीक है, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। अगर तो चारों एलील्स की आपके पास डिलीशन हो गया है, सो दिस इज HB बार्ट, देयर इज नो अल्फा ग्लोबिन, ठीक है, कोई अल्फा ग्लोबिन नहीं होता, HB बार्ट होता है, इसको हम ऐसे गामा 4 से डोनेट करते हैं, ठीक है। अगर तो 3 जीन्स की डिलीशन होगी है, देन इट इज HBH डिजीज। इसको ज्यादा टाइम नहीं देना आपने, ज्यादा टाइम जो देने वाली चीजें थी उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं आप, ठीक है। तो जब HBH में क्या होता है, बीटा 4 चेन्स बनती है 3 जीन्स की डिलीशन से,
ठीक है। अगर तो दोनों अलग अलग यानी कि एक ही साइड के क्रोमोसोम के एलील्स पे जो है वो हिट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सिस म्यूटेशन डिलीशन। और अगर तो डिफरेंट, एक इसकी हो रही है एक इसकी हो रही है डिलीशन, तो देन इट इज नोन एज ट्रांस डिलीशन। ठीक है, ये अल्फा थैलेसीमिया माइनर होता है, और इसमें माइल्ड माइक्रोसाइटोसिस होती है, हाइपोक्रोमिया, ये चीजें होती हैं। इसको ज्यादा आपने नहीं फोकस करना। ठीक, नेक्स्ट आपका बीटा थैलेसीमिया माइनर हेटेरोजाइगोट होता है। एक बीटा चेन अंडर प्रोड्यूस होती है, एक बीटा चेन जो होती है वो नॉर्मल होती है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और इसमें HbA2 3.5% से ज्यादा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, बीटा चेन एब्सेंट होती है, स्वीयर एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है विद टारगेट सेल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्रू कट अपीयरेंस क्या होती है, एक्सरे कराते हैं उसमें हेड पे ऐसे आपको लाइंस नजर आ रही होती है, दिस इज क्रू कट अपीयरेंस। चिपमंक फेसेस होती है क्योंकि एक्स्ट्रा हेमेटोपोइसिस, एक्स्ट्रा बोन मैरो हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हुई होती है, ये आपके लिवर में हो रही होती है, स्प्लीन में हो रही होती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी जो आपकी दूसरी बोन्स होती है जैसे आपकी चीक की बोन्स, इनमें भी हो रही होती है। ठीक है, HbF इसमें बहुत ज्यादा हुआ होता है। ठीक है, देन फॉलोड बाय HbA2, और इसमें ए पार्वो वायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाए तो ए प्लास्टिक क्राइसिस हो सकते हैं। सो दिस इज योर माइक्रोसिटिक एनीमिया। जैसा कि हमने बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी में सीरम आयरन कम हो रहा है, जबकि क्रॉनिक डिजीज में भी कम हो रहा है। ठीक है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ज्यादा हो रही है, जबकि क्रॉनिक डिजीज में कम हो रही है। सीरम फेरिटिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम हो रहा है, जबकि क्रॉनिक डिजीज में ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल जो है। नेक्स्ट, अब हम अगली चीज जो करेंगे ना, दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमियास, मैक्रोसिटिक एनीमिया जिनको हम कहते हैं। ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया जो हैं, सबसे पहले टेक्स्ट पे जाने से पहले हम इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि मैक्रोसिटिक एनीमियास होते कौन से हैं, हाउ दे आर, हाउ मेगालोब्लास्टिक एनीमियास एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमियास आर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक हो गया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमियास आपके जो हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमियास, मेगालोब्लास्टिक एनीमियास का मतलब है आपका MCV ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मेगालोब्लास्टिक एनीमियास आर डिवाइडेड इनटू मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है इसका मतलब है आपका MCV ग्रेटर देन 100 है। मैक्रोसिटिक एनीमियाज आर डिवाइडेड इनटू मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं मेगालोब्लास्टिक को मैक्रोसिटिक कह गया हूं। सो मैक्रोसिटिक एनीमियाज का मतलब है आपका MCV ग्रेटर देन 100 है, और मैक्रोसिटिक एनीमियाज आर डिवाइडेड इनटू द मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज। और मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक में फर्क क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में आपके पास हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, जबकि नॉन मेगालोब्लास्टिक में आपके पास कोई हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं आ रहे होते। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का मतलब ये है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें फर्दर सेगमेंटेशन हो रही होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये नॉन मेगालोब्लास्टिक में कोई हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं होते, और मेगालोब्लास्टिक में आपके पास हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज, मेगालोब्लास्टिक फर्दर कितनों में डिवाइड हो रहा है। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोलेट डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 deficiency and ओरोटिक एसिडूरिया। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फोलेट को आपने याद रखना है फ्यू से।
फ्यू। क्यों फ्यू? क्योंकि फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में आपके पास डिक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स होंगे, आपके पास नो न्यूरो सिम्टम्स होंगे, नो न्यूरोसेंसरी सिम्टम्स, ठीक है। देन इट कैन हैपन इन फ्यू मंथ्स में ही फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। एंड देयर इज एक चीज जो इसमें ज्यादा होती है वो होमोसिस्टीन लेवल, ठीक है। तो फोलेट डेफिशिएंसी आपने कैसे याद रखनी है? फ्यू से, नो न्यूरोसेंसरी सिम्टम्स, लेस मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स, फ्यू मंथ्स में ये हो जाता है। ओनली थिंग दैट इज इंक्रीजिंग इज होमोसिस्टीन लेवल्स। जबकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स हो रहे हैं, इसमें न्यूरोसेंसरी सिम्टम्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टिंगलिंग, पैरास्थीजिया, हाथ पांव पे सुइयां चुभना, ये सब सिम्टम्स फील होते हैं। तो न्यूरोसेंसरी सिम्टम्स ये आने लग जाते हैं, ठीक है। देन आपके पास ये तो फ्यू मंथ्स में फोलेट डेवलप हो रहा था, विटामिन B12 3 to 4 इयर्स में डेवलप होता है, ठीक है। विटामिन B12 3 to 4 इयर्स में डेवलप होता है, इसमें भी होमोसिस्टीन के लेवल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें आपको बताया कि पेरिफेरल फिल्म पे मेगालोब्लास्ट है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, आरबीसीज बड़े बड़े हैं, साथ पेशेंट को टिंगलिंग और पैरास्थीजिया फील हो रहे हैं, तो आपका आंसर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर आपको बताया जा रहा है कि पेशेंट की मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसके हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, आरबीसीज बड़े बड़े हैं, उसकी लैब्स हमने कुछ भेजी हैं जिसमें उसका मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल कम है लेकिन होमोसिस्टीन लेवल जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, देन इट इज योर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। या ये बताया कि हिस्ट्री जो थी वो बहुत एक्यूट 3 फ्यू मंथ्स में ही डेवलप हो गया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, देन इट इज फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। आपको ये सारी बातें जहन में रखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको याद होगा ये कौन सा है। देन विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपका अल्कोहल के साथ भी हो सकती है, अल्कोहलिक्स में होती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपकी जो कीमो ले रहे होते हैं, मेथोट्रेक्सेट वगैरह, उनमें भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बेसिक चीजें पता हो कि किस किस में डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। आपके जो मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज हैं जैसे फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसमें डीएनए सिंथेसिस इंपेयर होती है। जो आपके नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया थे जिसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं थे, उसमें आपके पास डीएनए सिंथेसिस इंपेयर नहीं होती। अच्छा, अगला चीज जो आपका एक नॉन कॉमन सा है, ओरोटिक एसिडूरिया। इसमें क्या होता है? ओरोटिक एसिडूरिया में आपका ओरेटिक एसिड की फर्दर जो है वो डीकम्पोजिशन नहीं हो रही होती, फर्दर कन्वर्जन नहीं हो रही होती, इस वजह से ओरोटिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाते हैं और ये आपकी आरबीसी प्रोडक्शन में हिंड्रेंस करते हैं। एज अ रिजल्ट आपके लार्ज आरबीसी बनने लग जाते हैं विच आर मेगालोब्लास्टिक। इसकी ट्रीटमेंट है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये देते हो। बस इतना आपको पता हो, ठीक है। सो दीज आर योर मेगालोब्लास्टिक एनीमियास। अब टेक्स्ट को देखते हैं। सो इन megaloblastic anemias there is impaired DNA synthesis, there is impaired maturation of the nucleus of the precursor cells in the bone marrow is delayed due to the relative to the maturation of cytoplasm. There causes vitamin B12 deficiency, folate deficiency, then methotrexate जो कि आपके ड्रग्स हैं, then there is RBC macrocytosis, there is hypersegmented neutrophil। फोलेट डेफिशिएंसी किस वजह से हो रही है? ठीक है, आपकी मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से और इंक्रीज रिक्वायरमेंट की वजह से, इंक्रीज होमोसिस्टीन लेवल्स होते हैं, ठीक है। और नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, इसमें आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, पर्निशियस एनीमिया क्या है? पर्निशियस एनीमिया ये है कि आपके स्टमक में जो आपका एक फैक्टर बन रहा होता है जो कि इसको विटामिन B12 को बाइंड कर रहा होता है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। एज अ रिजल्ट
इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, दिस इज पर्निशियस एनीमिया। देन देयर इज फिश टेपवर्म, अगर इसकी भी प्रेजेंस है डायफॉलोबोथ्रियम लेटम की, इट कैन आल्सो कॉज द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी में भी आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ साथ पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपका एक डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया है। इसको आपने याद कैसे रखना है, एक तो ये कंजेनिटल है तो ये बच्चों में होगा, बड़ों में नहीं होगा। ठीक है, और कंजेनिटल फॉर्म ऑफ प्योर रेड सेल एप्लेजिया, सिर्फ रेड सेल को अफेक्ट करेगा, जिसमें आपका सेल्स बड़े बड़े होंगे, मेगालोब्लास्ट होंगे, साथ आपका अपर लिम्ब की कोई डिफॉर्मिटी होगी, जैसे कि ट्राइफिलेंजियल थंब। तीन, वैसे तो आपके थंब में एक, ये आपका थंब है तो सिर्फ दो फिलेंजेस हैं, एक और दो। ठीक है, लेकिन इसमें ट्राइफिलेंजियल थंब होता है, जैसे आपकी उंगलियों में तीन बॉक्सेस बने हुए हैं, इसी तरह थंब में भी तीन होते हैं। ठीक है, ट्राइफिलेंजियल थंब, या कोई और थंब एब्सेंट भी हो सकता है, ट्राइफिलेंजियल थंब हो सकता है, और साथ इनके टिपिकल फेसेस होते हैं। सो दिस इज कंजेनिटल, इसमें HbF भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, कंजेनिटल एनीमिया, अकर्स इन द चिल्ड्रन, मेगालोब्लास्ट। ठीक है, नॉन मेगालोब्लास्टिक होता है एनीमिया। ठीक है, मैक्रोसाइट्स होते हैं इसमें, और साथ क्या होता है, थंब की डिफॉर्मिटी होती है, टिपिकल फेसेस होते हैं, और ये कंजेनिटल होता है। सो दीज आर योर मैक्रोसिटिक एंड माइक्रोसिटिक एनीमियाज, और नॉर्मोसिटिक एनीमिया जो है वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टाइम, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हमारी मे की अटेम्प्ट है पार्ट 1 की, उसके लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ दिस मंथ, एंड हमारे जो क्रैश कोर्स है ये 2 मंथ्स का होगा। इस क्रैश कोर्स में आपके पास जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, वो आपके फर्स्ट डे से आपको सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, स्केड्यूल में आपके जितने टॉपिक्स हैं, मेजर, माइनर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और माइनर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे एज पर डेट, एज पर डे लिखे हुए होंगे कि किस दिन हमने कौन सा टॉपिक करना है, और इसी तरह से पूरी शुरू से लेकर एंड तक सारे टॉपिक्स कवर करवाने, अलॉन्ग विद थ्योरी, अलॉन्ग विद MCQs। ठीक है, स्केड्यूल आपको ईमेल कर दिया जाएगा। लेक्चर्स जो होंगे वो हमारे वीडियो लेक्चर्स, बिल्कुल ही शॉर्ट, बिल्कुल ही टू द पॉइंट, एंड कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, हमारी वेबसाइट पे अपलोड होंगे। आप लोग किसी भी टाइम वेबसाइट ओपन करके अपने अकाउंट में लॉग इन करके उन वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, आप हमारे साथ 1-to-1 इन टच होते हैं ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारा पढ़ाने का तरीका इस तरह से है कि फर्स्ट करें, हमने स्केड्यूल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो CVS या CNS से हो रहा है। तो CVS आपने फर्स्ट एड की ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट करना है, आपने फर्स्ट एड करनी है, आपने BRS से उसको देखना है, और साथ ही FCPS में 1 लाइनर से उसके इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो कर लेने, और राबिया अली के MCQs करने। हम जैसे जैसे CVS पढ़ रहे होते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, हम साथ ही उसके राबिया अली के MCQs ग्रुप्स पे डिस्कस कर रहे होते हैं। हम साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग पूछते हैं वो टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका पढ़ाई का पैटर्न ये होगा कि आप फर्स्ट एड करेंगे, आप BRS करेंगे, और उस फर्स्ट एड से आप ऑर्गन सिस्टम्स करेंगे, और BRS से भी वो टॉपिक करेंगे अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट एड से करेंगे वो टॉपिक। देन आप FCPS में 1 लाइनर करेंगे, FCPS में 1 लाइनर के साथ साथ आप राबिया अली से करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट एड का हर ऑर्गन सिस्टम होगा, इसी तरह से एनाटॉमी होगी। ठीक है, एनाटॉमी आप करेंगे स्नेल्स रिव्यू एनाटॉमी से, स्नेल्स रिव्यू के साथ आप राबिया अली रखेंगे, और FCPS में 1 लाइनर रखेंगे। 1 मंथ के अंदर हमारा थ्योरी प्रोग्राम एंड होता है, देन नेक्स्ट मंथ में सिर्फ MCQs डिस्कशन होती है। ठीक है, और MCQs डिस्कशन में हम FCPS में गोल्ड रिकॉल्स यूज करते हैं, इसके साथ साथ जितने भी पास्ट पेपर्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड कि अगर तो एग्जाम में रिपीटिशन हो गई तो आपकी MCQs जो है वो कवर हुए होंगे, अगर तो एग्जाम में रिपीटिशन ना हुई तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। So in this program, you are prepared for every situation, whether the paper comes conceptual, whether the paper is from the past recalls, whether the paper is from both. You are in a good shape at the end of this preparatory course to pass the exam. Moreover,
ना सिर्फ आपकी प्रेपरेशन करवाई जाती है, बल्कि एट द एंड 2 मॉक एग्जाम सिमिलर टू द पार्ट 1 एग्जाम, जैसे कि वो वेबसाइट पे होता है आपका, आपका ऑनलाइन होता है, ये एग्जाम भी हम ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं। एक नहीं 2 मॉक एग्जाम्स होते हैं, उनकी मार्किंग होती है, एंड यू आर इन्फॉर्म्ड ऑफ योर स्कोर्स। ठीक है, सो दिस इज अ फुल फ्लेज प्रेपरेटरी कोर्स which includes video lectures, which includes online mentoring, which includes doing of the past MCQs, which includes one-on-one live sessions, which includes your mock exam drills as well. So if you want to join this course, we have very limited seats, और आप जो है वो 11 of this month से पहले पहले ज्वाइन कर सकते हैं। We will start inshallah from 11th of this month, and total duration will be of 2 months till the exam, or you will be given access of all the videos on the website. You can watch any video anytime which suits you. ठीक है, so in case of any queries, you can write it down on Facebook, on the WhatsApp number given here. You can email us, you can directly call us. आपका जो क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ स्टडीमेट के पेज पे जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको अगर कोई मसला है तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको जितना पढ़ाया उतना समझ आया होगा, और अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाउ वाज दिस लाइव सेशन। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज डॉक्टर अमाद अयाज।